Very good morning. So today we will discuss about DPP7. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है DPP7 है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट DPP है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से का फर्स्ट जो DPP ये था और सीरियल नंबर 7 DPP। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, इसको एक्स सिंबल से डिनोट किया हुआ है ये नेगेटिव चार्ज -1, ठीक है ना, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है एंड न्यूट्रॉन 20 है। देन करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो देखिए एक्स है, एक्स पर माइनस चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18, यानी इसके पास अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना है, 17 है। 17 + 1 क्या हो गया, 18। तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो देखिए विच करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 3 तो करेक्ट लग रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 17 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, न्यूट्रल स्टेट में 17 होगा। ये तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, 17 हो गया। तो बाकी सब स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, नहीं। इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17, एटॉमिक नंबर भी 17, ऐसे हो जाएगा। और मास नंबर कितना हो जाएगा, 17 और प्लस जो है कि 20, तो ये 37 होगा। तो देखिए यहाँ 38 दिया हुआ है, ये भी गलत। एटॉमिक नंबर 18 दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर सी करेक्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए CH3 प्लस का ये कोई मीनिंग नहीं होता, बस इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसमें कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, CH3 सॉरी, तो सर 9 इलेक्ट्रॉन और एक लॉस किया। प्लस का मतलब क्या, एक लॉस किया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 11 हो गया, और एक लॉस किया 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अमोनिया में 7 और +3, ये टोटल 10 होगा। और कार्बन में 6 और +3 और +1 11 माइनस है यहाँ पर। 6 + 3 +1 माइनस है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ये, तो ये टोटल 11 हो गया। तो इसमें देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सा है, तो सेकेंड और थर्ड, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 होगा। अच्छा इसमें देखना है, ठीक है। कार्बन में 6 है और 3 हाइड्रोजन है, 9 +1, हाँ ठीक है, वेरी गुड 10 है, ये भी 10 है ना। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 3 है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 6 + 3 + 1 ये 10 है, वेरी गुड। तो देखिए इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जो थर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट Y है, ठीक है ना, तो एक एटम Y है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब इक्वल है, एंड एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और ये रिलेटेड है इस इक्वेशन से 2A + 3Z = 40, देन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा। देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या दिया हुआ है, 2A + 3Z, ये कितना है, 140 है। देखिए A और Z को सेम अगर फॉर्म में लिख दे, यानी कि दोनों टर्म को सेम कर दे, या तो Z के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे या A के ट्रांसफॉर्म कर दे। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमको तो पता है ना, एटॉमिक जो नंबर होता है
एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ये जो है क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर ठीक है ना, एटॉमिक मास जो होता है ये न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है, क्लियर ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और और देखिए इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों इक्वल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। तो एटॉमिक मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नहीं, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, तो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अच्छा ये भी है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है ना, तो दोनों को हम लोग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीनिंग ये कि ए इक्वल टू हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो इसको प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन लिख सकते हैं, और प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो इसको जेड प्लस जेड लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल टू यहाँ हम लोग 2z भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब सिंपल हो गया, ए इक्वल टू 2a प्लस 3z इक्वल टू क्या है, 140 है, तो a इक्वल टू हम 2z लिखने जा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2z यानी 4z हो गया, अब प्लस 3z, और ये टोटल कितना हो गया, 140 हो गया। तो देखिए ये 4z प्लस 3z 7z इक्वल टू कितना हो गया, 140 हो गया। तो z का वैल्यू इसमें क्या हो गया, z का वैल्यू 7 टू जा 14, ये 20 आ गया, तो एटॉमिक नंबर इसका आ गया 20। तो एटॉमिक नंबर 20 आ गया, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब इक्वल है, तो न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40, तो ऑप्शन डी होगा। तो इसमें करना क्या है, ए को भी जेड के टर्म में लिख देना है, हाँ, और ए इक्वल क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और फिर क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इसलिए दोनों को हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन लिख सकते हैं, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो दोनों को जेड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग 2z यूज कर सकते हैं। तो देखिए a इक्वल टू 2z है तो ये 4z हो गया, अब प्लस 3z, सेम सेम जो है वेरिएबल आ गया, सेम अननोन आ गया, जेड के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू 140 यानी 7z इक्वल टू 140, तो z इक्वल टू 20, तो इसका न्यूक्लियॉन जो होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन z प्लस z ये 40 हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच आर द फ्लोइंग आर आइसोबार, है ना, आइसोबार कहते हैं जिसमें सेम क्या होता है, वेट होता है, एटॉमिक मास या वेट जब सेम होगा तो दिस इज आइसोबार। तो ये कह रहा है एक एटम है जिसका न्यूक्लियॉन्स नहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया हुआ, तो इसको सम कर देंगे, यही इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये में 35 एटॉमिक मास है, इसमें देखिए न्यूक्लियॉन्स 20 है, तो ये इसका मास हो गया 40 हो गया, ये 18 है 22 है, तो ये भी कितना हो गया हमारा 40, इसका एटॉमिक मास हो गया। एंड 18 और 75 ये कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, ठीक है ना, 20 और 35 हो गया। तो आइसोबार इसमें, हाँ आइसोबार देखिए या तो 1 और 3 है या फिर 2 और 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 तो मिल रहा है, 2 4 दिया हुआ है क्या, 2 4 नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये भी सही है, 1 2 1 3 भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं लेंगे, तो आंसर यहाँ पर डी लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा नया टाइप क्वेश्चन है ना, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है कि डायरेक्टली रिलेटेड हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E बाई m, इसी को कहते हैं चार्ज बाई मास रेशियो, क्या लेते हैं, इसी को कहते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। तो E बाई m रेशियो का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए जिसका मास कम होगा, नहीं जिसका मास कम होगा उसका जो है कि E बाई m रेशियो ज्यादा होगा, है ना। देखिए इसमें सबसे कम मास के अकॉर्डिंग सजाना है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इसको मास के ऑर्डर में सजाना है। तो मास के हिसाब से सबसे ज्यादा इसका मास इसमें किसका होगा बताइए, सबसे हेवी कौन सा पार्टिकल है इसमें, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल।
हाँ, And अल्फा and neutron. पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है। फिर किसका होगा? तो फिर होता है न्यूट्रॉन का, फिर किसका होगा? प्रोटॉन का, Proton. सबसे लिस्ट इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे लिस्ट है ना, तो इसका ये मास क्या है डिनोमीटर में, जिसका मास जितना ज्यादा होगा E/m रेशियो उतना कम होगा। तो मास जिसका जितना कम होगा E/m रेशियो ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यानी कि E/m रेशियो मास के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा E/m रेशियो जो है किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। नहीं, इसका रिवर्स हो जाएगा, किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर ठीक है ना, प्रोटॉन जाएगी। अच्छा, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है ना, तो 0 जो है कि होगा, तो इसका तो सबसे यानी कि चार्ज भी चुकी लेना है, तो इसको ऐसे देखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चूंकि मास सबसे कम है, इसलिए इसका चार्ज बाय मास रेशियो, देखिए एक्यूरेट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट बिना कैलकुलेट किए आपको गेस करना है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे क्या है? कम है, इसलिए इसका E/m रेशियो सबसे ज्यादा होगा। या तो ऑप्शन आपका जो है कि क्या आने जा रहा है? डी होगा। देखिए यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, ठीक है ना। उसके बाद से जो है कि प्रोटॉन है, नहीं, प्रोटॉन का मास जो है कि 1 यूनिट लेते हैं, चार्ज 1 यूनिट लेते हैं। तो इसके बाद चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के बाद सबसे ज्यादा चार्ज बाई मास रेशियो प्रोटॉन का होगा। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है, तो इसका E/m रेशियो और कम होगा। और न्यूट्रॉन चूंकि 0 चार्ज होता है, तो 0/1 मास इसका 0 चार्ज बाई मास रेशियो होगा, तो इसलिए न्यूट्रॉन ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब देखिए इसमें बाय मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आंसर मिल गया ये कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जितना भी चार्ज पार्टिकल है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का E/m रेशियो 0 होता है, बाकी सब इसमें इसके रेंज में आ जाएंगे। अब देखिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, तो चार्ज बाई मास रेशियो एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं और रिलेटिव भी निकाल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम+2, यानी 2 यूनिट चार्ज है और 4 यूनिट मास है। प्रोटॉन पर क्या होता है? 1 यूनिट चार्ज होता है, 1 यूनिट मास होता है, ठीक है ना। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का कितना हो गया? 1/2 हो गया, इसका कितना हो गया? ये रिलेटिव चार्ज बाई मास रेशियो, एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं, फिर भी प्रोटॉन का ज्यादा होगा। तो सबसे हाईएस्ट चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन, सबसे लोएस्ट न्यूट्रॉन का 0 होता है। अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से कम होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा होता है मास, इसलिए इसका E/m रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1/2 होता है, प्रोटॉन के लिए 1 होता है E/m रेशियो रिलेटिव। हाँ बोलिए। सर एक बात पूछनी थी कि जितने भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी सेम होगा क्या? मतलब मास एंड ऑल दैट। यूनिवर्सल एकदम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सली कांस्टेंट है, ऐसा सारे एलिमेंट्स का सेम ही होगा? एकदम एकदम। और सब प्रोटॉन्स? देखिए प्रोटॉन का मतलब सिंपली होता है H+, है ना। प्रोटॉन का मीनिंग होता है H+ होता है, ठीक है ना। तो H+ का प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट है, लेकिन ये H+ कहाँ से आता है? हाइड्रोजन गैस से आता है। तो इसको भी एनोड रे बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ऑक्सीजन गैस से आएगा, इसको भी हम लोग जो है कि क्या बोलेंगे? इसको भी जो है कि एनोड रे बोलेंगे। तो एनोड रे का प्रॉपर्टी डिफर करता है, गैस पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोटॉन तो H+ ही है, ये तो फिक्स है। बात समझाए ना, प्रोटॉन इज फ्रॉम हाइड्रोजन गैस से ही मिलता है प्रोटॉन, नहीं ऑक्सीजन गैस से जो है कि O+ मिलेगा। तो एनोड रे का प्रॉपर्टी वेरी करता है, गैस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू गैस वेरी करता है, लेकिन प्रोटॉन तो H+ है, वो फिक्स है। सर फिर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्रोटॉन नहीं बोल सकते? नहीं, देखिए एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हुआ या फिर जो है कि निगेटिव चार्ज हुआ, ये एक्चुअली जो होता है ना, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उससे कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। और ये जो चार्ज आता है एटम पर, मॉलिक्यूल पर, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया तो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज। देखिए कोई भी एटम कह सकते हैं न्यूट्रल होता है, अपने आप में क्या होता है? नेट चार्ज 0 होता है।
हाँ, एक्सेस जो चार्ज होता है उसी को हम लोग प्लस माइनस में शो करते हैं। तो एक्सेस निगेटिव चार्ज कब होता है? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है ना? तो एक्चुअल जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आता है। उसको जो है कि एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, इनिशियली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा उसके कारण ये जो चार्ज है, सही बात है आपका, प्रोटॉन के कारण ही हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। तो ये नेट चार्ज कहते हैं 0, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और 8 प्रोटॉन हो गया, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया, वही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो आया वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन के कारण आया। लेकिन फिनोमेना क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक एक्सेस चार्ज प्रोटॉन का डोमिनेटिंग हो रहा है। तो फिनोमेना यही है कि चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन के कारण ही होता है। एक्सेस प्रोटॉन इक्वल रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा एक्सेस प्रोटॉन। लेकिन होता क्या है? एक्सेस प्रोटॉन कैसे होता है चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऐसा है प्रोसेस। क्लियर है यस ना? सर, ठीक। यस सर। तो चार्ज बाय मास रेशियो न्यूट्रॉन का कितना होता है? हाउ मच चार्ज बाय मास रेशियो फॉर न्यूट्रॉन? टेल मी। ये 0 है। 0। हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास मान लीजिए 1 यूनिट, ये 0 ही हो गया। और चार्ज बाय मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज बाय मास रेशियो 1.75 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये भी याद रखना है। चलिए 6 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन? किसमें प्रोटॉन? सर तो आंसर ए होगा ना, आंसर 1 होगा ना 5 का। आंसर ये 1 है। सबसे हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन, उससे कम अल्फा पार्टिकल का, सबसे लिस्ट न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन? ठीक है ना? प्रोटॉन किसमें सेम होगा? आइसोटॉप्स। तो जिसमें Isotopes. आइसोटॉप। वेरी गुड, आइसोटोप। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में देखिए एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी सेम होगा। ऑल आर इक्वल। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है। 7 नंबर, विच आर द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2O? ठीक है ना? तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 7 + 8, ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना? 22 इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इसमें कितना है? कार्बन में 6 है, +8 + 8 16 और 6, तो ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये तो इसमें तो है 22 इलेक्ट्रॉन। और भी देख लीजिए, इसमें देखिए प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन है। होगा। हाँ, प्रोपाइन में भी देख लीजिए तो ये 6 होता है, 6 × 3 18 और +4, ये भी 22 हो गया। यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है। यहाँ देख लीजिए नाइट्रोजन 2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 5 है तो 40 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 54 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 और 3, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। CO2 में भी, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए CO2 और NO2, ठीक है, सॉरी N2O, N प्रोपाइन, C3H4, ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 है। क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया? रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड, हाँ कहाँ गया? रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। और इतना ही नहीं, न्यूक्लियस का साइज ही बताया। नेक्स्ट डीपीपी में हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका साइज कितना होता है। दिस इज R0 एटॉमिक मास का क्यूब रूट 1/3। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी किया, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, नहीं, ये एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। R0 कांस्टेंट वैल्यू है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी भी किया, साइज कितना होगा ये भी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9,
सल्फेट का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा, ठीक है ना। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है और 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो सल्फर में जो है कि ठीक है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए 4 ऑक्सीजन तो सेम हो गया। अब सल्फर के बाद कितना होता है 16 और +2 ये कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस के पास कितना है 15 और ये 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 हो गया। तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है ना। तो काउंट भी कर सकते हैं हम ट्रिकी वे में, क्या किए कि 4 ऑक्सीजन इक्वल सल्फर +2 इलेक्ट्रॉन, ये 18 हो गया। अब फास्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 हो गया। तो इस दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो आंसर सी होगा। बाकी सब में काउंट करेंगे तो आपका इस इक्वल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है सिंगल चॉइस। तो ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम क्वेश्चन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं आपको एक एक करके सबको चेक करना है। एक एक करके चेक कीजिएगा तो मान लीजिए 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ, 30 सेकंड यहाँ, तो ये 2 मिनट हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो आपको 1 मिनट में करना है। तो क्वेश्चन देखने के बाद सबसे आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे पहले उसी को चेक किया जाता है, ये ध्यान रखना है। या ट्रिकी वे में लग रहा है कि 4 ऑक्सीजन यहाँ सेम है, ये हो सकता है, तो पहले इसी को चेक करना है। इस तरह से टेंडेंसी डेवलप करना है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, अदरवाइज आपको टाइम की कमी हो जाएगा और फिर जो क्वेश्चन आ रहा था वो भी छूट जाएगा और फिर नंबर कम आएगा। इस बार केमिस्ट्री में सबको 100+ रहना चाहिए, नहीं कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। तो सल्फेट हो गया और 10 नंबर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। इसमें इसको कर लेना है, एक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक जो है कि जैसे मान लीजिए कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम है ये हमारा, तो नाइट्रोजन एटम का मास नंबर कितना होता है बताइए, हाउ मच। तो ये हमारा 14 होता है। 14 हाँ एटॉमिक नंबर कितना होगा 7 होगा। 7 प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी 7। तो इस तरह से ये फिल कर लेना है। एक आयन ले ले, कैल्शियम आयन है ना, तो कैल्शियम आयन पर कितना चार्ज होता है +2। 40 चार्ज से मास डिफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो हम लोग नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन को तो काउंट ही नहीं करते हैं एटम के मास में, ये नेग्लिजिबल होता है। तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज से कितना भी प्लस चार्ज हो जाए, इससे मास चेंज नहीं होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है कि आपका 40 ही होगा, एटॉमिक नंबर 20 ही होगा, प्रोटॉन 20 ही होगा, न्यूट्रॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी जो है कि आपका 20 होगा, सब 20। उसी तरह ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम में तो हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन 18 हाँ तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। हाँ सब 20, सॉरी सॉरी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मास 18 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 लॉस होगा 18 हो जाएगा। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो रहा है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, अगर 3 निगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो केवल ये वाला पोर्शन पॉजिटिव निगेटिव में चेंज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बाकी सब कर लेना है, क्लियर है ना। सर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आपके मतलब जो आपने आंसर दिया था वहाँ पे 55 दिया हुआ था, लेकिन 35 होगा ना ब्रोमीन का। हाँ ब्रोमीन का जो है कि 35 होगा, ठीक 35। लेकिन सर वो आंसर पे 55 दिया हुआ था आंसर में। एक मिनट Yes, sir. देखिए ब्रोमीन का क्या है कि ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसका एटॉमिक, एक मिनट, इसका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86 ऐसे है। और इसके पहले है यहाँ पर जो है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का तो 35 ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है देखिए 35 के बाद, सॉरी ब्रोमीन के बाद क्रिप्टन है 36 है, तो ब्रोमीन का ये 35 ठीक है और मास भी ठीक है। हाँ सर आंसर गलत। चलिए हाँ सर आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा। हाँ आंसर गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 35 करेक्ट है, ठीक है ना। तो 80 हो गया, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये 35 आंसर हो सकता है ये ना। और एटॉमिक नंबर 35, प्रोटॉन भी कितना हो गया 35, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 35, और न्यूट्रॉन कितना होगा 80 - 35, तो ये 45 होगा ना, ये 45 ऐसा। ठीक है, बाकी क्लोरीन और सोडियम ये कर लेना, क्लियर है ना। यस सर।
Okay, now we will discuss question for DPP8. और ये जो DPP8 है ये बोर मॉडल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ठीक है, बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होता है? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन प्लस के लिए नहीं करेगा, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होना है। जैसे हीलियम जो है कि +1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है। तभी ज्यादा फॉलोइंग बोर मेटल इज नॉट वैलिड। तो देखिए इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या हमारा 0 है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। देखिए लिथियम +2 में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। सही है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये है। ऐसा नहीं, हाइड्रोजन एटम को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऐसा कोई भी एटम या आयन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाइड्रोजन ऑफ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, सोलर स्पेक्ट्रम नहीं, ये आंसर बी हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रम का मल्टी इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सोलर स्पेक्ट्रम मतलब जो सनलाइट से स्पेक्ट्रम आता है वो ना? हाँ, सनलाइट से है कि सनलाइट में भी जनरली हाइड्रोजन और हीलियम गैस है ना, तो उसी का स्पेक्ट्रम होता है। ओके सर। Which one of the following considered the main postulates for Bohr model of atom? मेन पोस्टुलेट इसका क्या है कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ही बता दिया था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी तो रदरफोर्ड को पता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियस में कैसे आ जा रहा है ये नहीं पता चला उसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है काउंटर बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी पता था नहीं। रदरफोर्ड कहा कि सोलर सिस्टम की तरह है और ये न्यूक्लियस जो है कि और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये एब्सोल्युटली बोर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ये NH/2 पाई का मल्टीपल होता है। ये इसका प्योर बोर मॉडल का और कह सकते हैं मेन पोस्टुलेट्स जो है। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का जो है रेशियो जो है क्या होगा, है ना। तो देखिए रेडियस जो है सेकेंड ऑर्बिट का, यानी R2:R1 का रेशियो देखना है। R2 कितना होता है, तो रेडियस कैसे देते हैं, Rn कैसे देते हैं, R0n², n सेल होता है। अगर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4R0, ठीक है ना। अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा R0, ठीक है ना। तो ये 4:1 आ गया, लेकिन ये रेडियस का रेशियो है। ये कह रहा है रेडियस का रेशियो, एरिया का रेशियो जाएगा, रेडियस के एरिया का रेशियो नहीं, ये रेडियस का रेशियो है। तो इसका एरिया का रेशियो यानी कि रेडियस के स्क्वायर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 16:1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर वॉल्यूम का रेशियो कहता तो 4 का Q:1, 64:1 हो जाता। अगर वॉल्यूम का जो है कि रेशियो पूछता, R3 का रेशियो पूछा जाता तो 64:1 हो जाता। एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो 60:1 होता है, रेडियस का रेशियो पूछता तो 4:1, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट देन। देखिए जब स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो ये ना एनर्जी लॉस करता है ना गेन करता है। एब्जॉर्ब एनर्जी नो, गेन एनर्जी नो, इमिट एनर्जी नो, इट्स एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी लॉस और गेन नहीं होता है, नाइदर लॉस नाइदर गेन, रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, if the radius of Bohr orbit of hydrogen atom is r, then radius of second orbit of helium ion कितना होगा, ठीक है ना।
फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो जनरल रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है। देखिए सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2r, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है ना, ये जनरल इक्वेशन याद रखना, इस पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Question number 7. The ratio between kinetic energy and the total energy of electron of hydrogen atom according to Bohr model. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, बस ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज और ये निगेटिव होता है ऑलवेज, ठीक है ना, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होता है, 1:1 होगा। तो अगर साइन को भी ले लेंगे तो 1:-1 लेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट सेल में, तो टोटल एनर्जी माइनस 13.6 है, तो इसका रेशियो लेंगे तो +1:-1, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो जितना टोटल एनर्जी होगा ना, टोटल एनर्जी उसी का माइनस ले लेंगे। देखिए टोटल एनर्जी कैसे देते हैं, En कैसे देते हैं, E0Z²/n², और ये लिथियम के सेकंड सेल के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, E0Z कितना होता है लिथियम का, 3 का स्क्वायर, और सेकंड सेल का यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि 9/4 E0, और E0 का वैल्यू कितना होता है, देखिए 9/4 कितना हो जाता है, 2.25, हाँ E0 2.25, यानी 2.25 इंटू E0 का वैल्यू हो जाता है -13.6, ये टोटल एनर्जी है, और इसी का पॉजिटिव ले लेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो 13 का डबल 16 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, इसका 1/4 जो है कि लगभग आपका 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये बोले हम कहाँ गया 30.6 कि सेकेंड सेल में काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल एनर्जी कैसे देते हैं, E0 और Z²/n², ये काइनेटिक एनर्जी है तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। E0 कितना होता है 13.6, Z कितना है 3 का स्क्वायर, n कितना है 2 का स्क्वायर, यानी कि 9/4 इंटू 13.6 जो है ये 30.6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 10, 2 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, बोर थ्योरी में। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सही है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है मैग्नीट्यूड में, साइन नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज निगेटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, सही बात है कि काइनेटिक जो एनर्जी होता है ये निगेटिव वैल्यू होता है टोटल एनर्जी के, टोटल एनर्जी भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाता है और इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये इक्वल होता है। कहने का मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में इसका टोटल एनर्जी कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है तो इसका डबल हो जाएगा, पोटेंशियल इसका डबल हो जाएगा टोटल एनर्जी का, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये टोटल एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये देखिए दोनों इक्वल है, बस प्लस माइनस होता है, और इसका डबल ये है लेकिन माइनस में होता है ऑलवेज, तो ये भी करेक्ट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, ये गलत है, यानी कि आंसर इसमें हमारा सी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे दूर जाते हैं सेल इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज करता है,
ये सबसे निगेटिव वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट वैल्यू है। और हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाता है, यानी इसी के बीच इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है। ये मिनिमम है और फिर आपका ये मिनिमम वैल्यू है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू 0 है। तो ये इनकरेक्ट है, आंसर सी है। देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, इसको समझिए तरह, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें दो टर्म है जो नया है हम लोग के लिए। एक है आयनाइजेशन एनर्जी, ये अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को सेल से रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। इसका टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है जो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दूसरा यहाँ टर्म समझना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, सेकंड सेल। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड सेल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड सेल, nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब n+1 सेल। ये याद रखना है, आगे भी हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया सेकंड सेल, और सेकंड सेल में जो एनर्जी है, नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी ये कह रहा है कि इक्वल है किसके, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड सेल में जो एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसका निगेटिव लेना है, इसका निगेटिव जब लेंगे ना तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो है 1/4 है किसका है, निगेटिव ऑफ 1/4 ऑफ फर्स्ट सेल। मतलब ये ऐसे समझिए इसको कि कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड सेल, सेकंड सेल का मतलब +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और कह रहा है ये इक्वल है किसके, 1/4 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। 1/4 कितना, निगेटिव ऑफ 1/4, तो निगेटिव ऑफ 1/4 कितना होता है ग्राउंड स्टेट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आ जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसमें आंसर 4 होगा। लेकिन दो टर्म इसमें नया है, आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकंड सेल आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है आप? ग्राउंड क्या है बोलिए। सर, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? आंसर सी है। ग्राउंड स्टेट में होता है ना, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन। इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका निगेटिव कितना हो जाएगा, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड यानी सेकंड सेल में कितना होता है, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों इक्वल है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड सेल, ये याद रखना है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब 6 सेल। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इतना दिया हुआ है, टोटल एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इतना ही होगा, बस प्लस साइन के साथ होगा, आंसर 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, तो ये हम लोग का था DPP 78। इसका वीडियो भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड, प्लस कल हम लोग प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर का, और DPP 9 और 10 एग्जाम के बाद देखना है। और सैटरडे को थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो सैटरडे तक मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। आज हम यहीं रहने देते हैं, बाइंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके सर। थैंक यू सर।